स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिड एंड सॉल्ट, जो कि कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी में हमारे दिया गया है। ये चैप्टर वैसे तो अगर पढ़ाया जाए तो करीबन 2 घंटे 3 घंटे में खत्म होने वाला चैप्टर है, लेकिन हम बना रहे हैं शॉर्ट रिवीजन वीडियो। दोस्तों आपने वन शॉट के वीडियो बहुत देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन हम लाए हैं आपके लिए शॉर्ट रिवीजन वीडियो, जो कि आपके पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बनाता है। केवल ऐसा इकलौता चैनल हमारा जो कि शॉर्ट रिवीजन वीडियो देता है। ये उन बच्चों के लिए होता है जो कम समय में सारा चैप्टर यूं रिवीजन करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम ही हम समझेंगे कि क्या अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अम्ल के बारे में बात करी जाए तो अम्ल एसिड इंग्लिश में इसको कहा जाता है, और एसिड लैटिनी भाषा एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसीलिए इसका नाम एसिड रखा गया। दोस्तों पहले हमारे काफी वैज्ञानिक ऐसे थे जो लैटिनी भाषा के प्रयोग में थे, इसलिए आज भी हमारे केमिस्ट्री के अंदर आपको लैटिन भाषा देखने को मिलेगी, और ग्रीक भाषा का भी बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है हमारे साइंस के अंदर। इस वजह से हमें ग्रीक भाषा भी देखने को मिलती है। अब हम लोग हैं हिंदुस्तानी, इसलिए हम उसे कन्वर्ट करके पढ़ने लगते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि ये एसिडस जो लैटिनी शब्द है उसका अर्थ होता था खट्टा, तो इसलिए अम्ल को एसिड कहा गया। अब देखिए दोस्तों, जितनी चीजें खट्टी होती हैं, जो भी चीजें होंगी, आपका नींबू होगा, आंवला होगा, अमड़ा होगा, आपका सिरका होगा, हर एक चीज अम्ल है। याद रखिएगा, दही भी आपका खट्टा ही होता है लैक्टोबैसिलस के कारण, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का अम्ल छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में कि व्हाट इज एसिड, अम्ल क्या है। अगर हम बात करें व्हाट इज एसिड अर्थात अम्ल क्या है, तो सीधी सी बात निकल के आती है। इसमें 2 डेफिनेशन आते हैं, एक हमारा आता है ओल्ड डेफिनेशन और दूसरा आता है हमारा मॉडर्न डेफिनेशन। जो हमारा ओल्ड डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो पदार्थ खट्टे होते हैं, जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्ल हैं। ये हमारा ओल्ड डेफिनेशन है। एक समय था जब उतना साइंस के बारे में किसी को पता नहीं रहा करता था, तो उस समय जब लोग कहते थे कि भैया एसिड क्या है या अम्ल क्या है, तो लोग कहते थे भाई जो चीज खट्टी होगी वही एसिड है, यानी अम्ल है। तो जो खट्टे होते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरी बात में हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो नीले लिटमस पेपर को, जो नीले लिटमस पेपर को, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब बात आती है कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए चैप्टर 3 में हमें जाना पड़ेगा, जहां पे हमें पता चैप्टर 3 के आप यहीं पे पढ़ा देंगे, 2 के अंदर भी है। तो यहां से पता चलता है कि एक सूचक होता है। क्या होता है? एक सूचक होता है। अभी सूचक क्या होते हैं? सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर कहते हैं। अब आपने गाड़ियों के अंदर इंडिकेटर देखे होंगे। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर का काम यह होता है, वो ये सूचना देता है कि आगे वाला जो बाइक लेके जा रहा है वो बगल मुड़ेगा या स्ट्रेट जाएगा। यही उसका काम होता है इंडिकेटर का बताने का। अगर कोई व्यक्ति सामने से जा रहा है और उसने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दिया, तो लोग जान जाते हैं कि वो लेफ्ट साइड में मुड़ने वाला है। इस वजह से आप राइट साइड से होकर निकलेंगे और लेफ्ट साइड में नहीं जाएंगे। यदि आप मान लेते हैं लाइट को देखने के बाद भी लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो आप ऊपर जाने का व्यवस्था बना रहे हैं। ठीक, तो इसलिए दिमाग का उपयोग करिए और सही से वाहन चलाइए। तो सूचक का काम होता है ये बताना कि कौन क्या है, यानी वो किधर जाएगा। सीधी बात। तो सूचक में काफी चीजें आती हैं, आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसमें अभी आता है आपका लिटमस पेपर। एक प्रकार का लिटमस पेपर आ जाता है। अब लिटमस पेपर क्या होता है? तो दोस्तों इस धरती पर सबसे पहले जो जीव आए थे उनका नाम था शैवाल। शैवाल में 3 आते हैं। एक आता है आपका टेरिडोफाइट, दूसरा आता है ब्रायोफाइट, तीसरा आता है थैलाफाइट। और ये थैलाफाइट समूह का है।
और शैवाल मीन्स आप ये समझ लीजिए काई, घर की जो काइयां होती हैं आप सीधे सीधे उन्हें समझ लीजिए। तो एक प्रकार का पौधा होता है जिस थैलाफाइट समूह का, और वो पौधा जो होता है उसका नाम होता है लिचेन, उसका नाम होता है लिचेन। लिचेन नामक पौधे से लिटमस पेपर बनाया जाता है, और इस पेपर का काम ये होता है कि अगर ये नीला है, अगर ये नीले कलर का है और कोई भी खट्टा चीज आप इस पर डाल देंगे तो ये नीले से लाल हो जाता है, यानी और अगर अगर इसी की जगह पर आप कोई और चीज डालेंगे तो वो नीले से लाल नहीं होगा। इसका मतलब हम बिना चाटे बिना स्वाद लिए बता सकते हैं कि कोई चीज खट्टी है या नहीं। तो अगर आप सोचिए कि एसिड एसिड एक चीज ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कोई तेजाब है, वो एसिड है, और अगर हम उसे लोहे के ऊपर गिरा देते हैं तो पूरा क्षरित हो जाता है, वो गल जाता है, और जीभ पे गिरा देंगे तो निपुरिन जावा बाबा। इसीलिए इसीलिए कुल मिलाकर लिटमस पेपर बनाया गया जिससे कि पता चल सके वो खट्टा है या नहीं। चलिए, तो ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन है कि जो खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो अम्ल कहलाता है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, वैसे मैंने काफी वीडियो में इसे बताया भी होगा, लेकिन अब भाई यहां पर हैं आप, दूसरी वीडियो थोड़े ना देखने जाएंगे, तो यहां पे शॉर्ट ट्रिक है आपका अनिल, ये आपका ट्रिक है। अब कहेंगे भैया ट्रिक तो गजब है। अ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला, ल से होता है लाल। अम्ल नीले को लाल करता है, लिटमस पेपर को। इससे बेहतर ट्रिक जाके खोज लीजिए, पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा लिटमस पेपर को याद करने का। अनिल, अम्ल नीले से लाल करता है लिटमस पेपर को। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मॉडर्न डेफिनेशन की। तो हमारा जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या होता है? तो मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आर्हेनियस। देखिए भैया, ये इन्होंने भी, एक मिनट बच्चों लीजिए, ये नाम लिखते हैं। देखिए याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि सर गलत लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी में इनका नाम कैसे भी लिखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं ये वाला व्यवस्था तो आप ये वाली व्यवस्था से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर आर्हेनियस भैया आते हैं और बताते हैं कि देखो देखो, जो तुम लोग पढ़ रहे थे उस सब कुछ गधापंती था, अब मैं बताता हूं, अब मैं तुमको सिखाता हूं कि वास्तव में अम्ल होते क्या हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, अब जान लो। तो इनकी पद्धति के अनुसार, जो अगर मान लेते हैं कोई नींबू है, नींबू को हम लेते हैं और निचोड़ देते हैं किसमें, जल में, तो होता क्या है, कुछ देर बाद मिलाने के बाद हम एक चीज नोटिस करते हैं कि उसको 10 घंटा बाद आप चेक करें तो ऊपर भी उतना ही खट्टा होगा जितना नीचे खट्टा होगा। ये क्वालिटी होती है नींबू की। तो अम्ल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, किसके अंदर, जल के अंदर, पूरी तरीके से वियोजित यानी टूटते हैं, और टूटने के बाद वो H+ आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो जो H+ आयन देगा, और बहुत भयंकर भयंकर देते हैं भाई साहब। तो आर्हेनियस ने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से वियोजित होते हैं और H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उनका सीधा लाइन में यही था। तो हम अगर ओल्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये होगा, और अगर न्यू डेफिनेशन की बात करेंगे तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ जल में पूरी तरह वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार, द टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अब आप हिंदी मीडियम से इसलिए इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल ना करते हुए यहीं से काम खत्म कर रहे हैं, वरना इंग्लिश भी इसी में आपको मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल सही है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इंग्लिश को उतना वरीयता नहीं दे रहा है। वैसे भी इंग्लिश हमारे सर पे चढ़ के बोल रही है कि हम मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो, मम्मी को ध्यान दो, मौसी के ऊपर मत ध्यान दो। कहने का अर्थ ये है कि भाई साहब हिंदी पढ़ो, मौसी के ऊपर मत जाओ, इंग्लिश के ऊपर, ठीक। चलिए देखिए, अम्ल के प्रकार आपके दो होते हैं। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, ठीक। एक जने बरियार बेटवा, एक जने कमजोर। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं, देखिए जो घुलेंगे और बहुत H+ आयन देंगे, काफी ज्यादा मात्रा में देंगे,
एकदम भर भर के उड़ेल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप इसे डालेंगे तो ये लाखों करोड़ों में आयन देना स्टार्ट करता है। इस वजह से इसे प्रबल अम्ल बोला जाता है, जो कि आपका होता है HCl H2SO4। ये लोग आपके क्या है, ये लोग आपके भाई साहब प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और उसके बाद देखिए आपके पास बहुत है, जैसे एक आपका दुर्बल अम्ल की बात करेंगे, जो नाम मात्र के दुर्बल अम्ल है, मतलब अम्ल है बस। देखिए इंसान दो होते हैं, एक जो अपनी बात पे रहते हैं और जो एक अपनी बात पे नहीं रहते हैं। जो अपनी बात पे नहीं रहते हैं वो जानते हैं प्रसादी बहुत पाते हैं भाई साहब, और क्लास में जो अपनी बात पे नहीं रहता है उसको तो हम दबा दबा के एकदम खत्म ही कर देते हैं। तो दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो कि किसी जल, मान लेते हैं कि जल में आपने घोल दिया, अब वो टूट ही नहीं रहा है, पड़ा है न जावे, ऐसा व्यवस्था जिसके पास होता है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, और वो होता है हमारा HCN। तो ये हमारे एक प्रबल अम्ल हो गए जो कि टूटते हैं तो लाखों करोड़ों में आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल टूटता है तो हजारों में आयन देता है। और याद रखिएगा जीवन में उसी की गिनती होती है जो लाखों में कमाता है, हजारों की कीमत किसी के पास नहीं होती। याद रखिएगा, आपने लखपति सुना होगा, करोड़पति सुना होगा, हजारपति कभी कोई नहीं बोलता, क्योंकि हजार तो सबके पास है, बनना है तो लाख बनिए प्रबल अम्ल की तरह। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं अम्लों के। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे और देखते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी अम्लों के भौतिक गुण। चलिए दोस्तों देखिए, अब देखिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण मैंने दोनों लिखे हैं, तो पहले समझ लीजिए भौतिक गुण होता क्या है। देखिए दोस्तों, जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हाँ ये चीज इसके साथ हो रहा है, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप कहेंगे सर आप थोड़े से मोटे हैं, आपका पेट थोड़ा सा बाहर है, आपके बाल थोड़े से पके हैं, दाढ़ी भी एक पक गई है, मतलब ये सब हमारे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं जो बाहर से दिखते हैं। सेम इसी तरीके से आप अगर अम्लों के जो गुण देख सकते हैं बाहर से, इनकी रासायनिक प्रवृत्ति के अलावा, तो उसे हम भौतिक गुण में गिनते हैं। जैसे अम्ल का कलर अगर आप जानते हैं तो आप अम्ल का कलर लिखेंगे। अब अम्ल के तो कई कलर हो सकते हैं, इसलिए अम्ल के कलर नहीं लिखे जाते हैं। सबसे पहले अम्ल खट्टे होते हैं, ये इसके भौतिक गुण में आता है, खट्टे होते हैं भाई साहब, तो हमने लिख दिया पहला कि चलिए भैया ये खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल की एक सीधी सी बात आप समझिए कि अगर कोई भी एसिड है और आप उसे लकड़ी पे डालेंगे तो लकड़ी थोड़ा सा धू धू करती है, अगर आप उसे लोहे पे डालेंगे तो लोहा गल जाता है। मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, अगर आपने कभी भी अचार बनाया होगा तो अचार को जब हम डिब्बे में रखते हैं तो अगर आम आपका ज्यादा खट्टा है तो आपका डब्बा भी फट जाता है और सारा का सारा मटेरियल बाहर बहने लगता है। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा नंबर हम लिखेंगे कैसे होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। आप अच्छे से यहाँ पे इनको समझा के लिखेंगे, क्योंकि हमारा शॉर्ट रिवीजन वीडियो है तो हम उतना तो लेंथी लिख नहीं सकते हैं। तो संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये H+ आयन भी देते हैं, ये हमारे H+ आयन भी देते हैं, और ये लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ये हमारे लिटमस पेपर को लाल करते हैं, लिटमस पेपर को नीले से लाल करते हैं, नीले से लाल करते हैं, लाल करते हैं। तो अम्ल हमारे भैया खट्टे भी होते हैं, लिटमस पेपर को लाल करते हैं और संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये हमारे 3 आ जाते हैं। H+ आयन वाला मत लिखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं कि वो ऐसा करते हैं, इसलिए हम इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी बाहर रख रहे हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपका अगला हेडिंग होता है कि अम्ल के रासायनिक गुण बताइए सर। तो अम्ल के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल यानी रासायनिक गुण, केमिकल मतलब रासायनिक और प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जब हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन विथ मेटल, यानी धातु के साथ कैसा रिएक्शन करता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि धातु, अब धातु कौन है, सीधा सीधा आप देखिए 2-3 चीजें मैं कहूंगा आपको याद कर लीजिए। अगर आप एकदम गधे हैं
आप मतलब वरीयता, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, भैया आप गधे हैं। तो आप अगर गधे हैं तो आपको 3 काम करना है। पहली बात तो धातु का नाम लिया जाए तो आप 2 धातुओं को आसानी से याद कर लीजिए कि एक तो लोहा है, दूसरा हमारे पास कॉपर होता है। इतना तो याद कर लीजिए, एकदम मैं मिनिमम बता रहा हूं कि अगर आपको इतना याद है, एक और अगर आपके मूड में आ जाए कभी तो सीए भी याद कर लीजिएगा, कैल्शियम, ये भी आपका काम ही आएगा, क्योंकि ये 3 ही आपको अधिकतर धातुओं के डेफिनेशन में लिखने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप धातुओं के बारे में नहीं याद कर लीजिएगा। अधातु में आप एक याद कर लीजिए, अधातु यानी नॉन मेटल में आप एक याद कर लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका जीवन सुधर जाएगा अगर आपने कार्बन को याद कर लिया, अधातु के अंदर आता है, गैस है लेकिन अधातु के अंदर है, तो याद रखिएगा आपका जीवन सुधरने के योग्य है, और नहीं तो आप दलित हैं। उसके बाद धातु हो गया, अधातु हो गया, इतने से आपका हम सारा का सारा काम बना देंगे भाई साहब, इतना ही से, इतना याद कर लीजिएगा। तो धातु के साथ अभिक्रिया और 1-2 अम्ल और 1-2 क्षारक और 1-2 लवण भी याद कर लीजिए, इतना भी कर लीजिएगा। मान लेते हैं अगर अम्ल के बारे में कहें तो आपको 2 अम्ल तो हमेशा, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड आपको याद हो या ना हो चल जाएगा, चल जाएगा, HCN याद हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन आपको HCl याद होना चाहिए, या HCN ना याद हो चल जाएगा पर HCl याद होना चाहिए। उसके बाद आपको H2SO4 याद होना चाहिए। ये 2 अम्ल आप याद कर लीजिए। हमारे 99% डेफिनेशन इन क्लास 10 आपको यही मिलेगा, ये 2 ही आपको हर जगह पे मिलेंगे। 10 के अंदर, 12 के अंदर आप पहुंचेंगे तो भाई और भी मिलेंगे, लेकिन 10 के अंदर आपको अधिकतर जगहों पर केमिस्ट्री में यही अम्ल मिलेंगे, जिसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम क्षारक की जब बात करेंगे तो क्षारक एक याद कर लीजिए, जीवन सुधर गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक याद कर लीजिए, काम बन गया गुरु। अम्ल हो गया, क्षारक हो गया, एक लवण भी याद कर लीजिए जो कि हमारा है NaCl, एकदम आराम से साधारण नमक है, घरों में खाया जाता है। आपके घर में आप दबा के खाते होंगे तो अच्छी बात है, कम खाते होंगे घेंघे रोग होए निपुरिन जाब, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक। और इसकी कमी की वजह से हमें घेंघा रोग भी होता है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पसीना से नमक निकलता है, तो कभी कभी उन्हें जो है नमक की वजह से उनके शरीर में नमक की कमी भी हो जाती होता है ना। कभी कभी गर्मियों में आप देखते हैं किसी के शर्ट पे सफेद सफेद था, उसका सा दाग पड़ जाता है पसीने की वजह से, तो उन नमकों के कारण होता है, क्योंकि पसीने में नमक होती है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी दुनिया की ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी भी सूखती नहीं है धूप में, तो पसीना होता है भाई साहब। पसीना याद रखिएगा, सब कुछ सूख जाएगा पर पसीना कभी नहीं सूखेगा आपका धूप के अंदर। आप सूख जाएंगे पर पसीना नहीं सूखेगा, याद रखिएगा। तो धातु के साथ अभिक्रिया अगर हम करा दें, अब देखिए यहां पे आपके पास धातु भी लिखा हुआ है, आपके पास अम्ल भी लिखा हुआ है, इसी में से एक धातु उठा लीजिए, उठा लिया Fe, अब प्लस एक आप अम्ल उठा लीजिए HCl, उठा लिया भाई साहब, बना दीजिए FeCl बना, FeCl बना, और प्लस आपका H हो गया। इसको बैलेंस करना पड़ता है तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, फिर हमारा यहाँ पे 2FeCl2 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको इस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से करना है कि कुल मिलाकर हमारे पास, देखिए 2-3 चीजें आप ये भी याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान है कि भाई साहब अगर Cl2 लास्ट में आ रहा है, Cl आ रहा है तो नमक है, SO4 आ रहा है नमक है, अगर CO3 आ रहा है नमक है। लेकिन याद रखिएगा 2 जगह आपको मिस्टेक होगा, सर आपने कहा Cl आएगा तो नमक होगा, यहाँ पे आपने अम्ल लिखा है, भैया आप कह रहे हैं SO4 आएगा तो नमक होगा, यहाँ पे तो अम्ल लिखा है। याद रखिएगा यच ना हो, अगर यच है तो वो अम्ल है, इसी तरीके से OH होगा वो क्षारक होगा, यच होगा अम्ल होगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि आप देखते हैं ना कि अगर कभी मान लीजिए कभी ऐसा हुआ हो आपके घर में, मम्मी ने दाल में नमक ज्यादा डाल दी हो, मम्मी ने दाल में नमक ज्यादा डाल दी हो, या आप अगर लड़की हैं तो आपने भी ऐसा कर्म किया होगा, भाई को परेशान किया होगा, हो सकता है कभी भैया ने 2 थप्पड़ ज्यादा मार दिया होगा तो आपने थोड़ा सा नमक बढ़ा दिया होगा। तो गर्मियों में मिलता है हमारा औषधि समान एक फल जिसे हम कहते हैं नींबू, ठीक। उस नींबू का इस्तेमाल करके उस नमक को कम करा जाता है, अर्थात
अगर कोई किसी दाल में नमक ज्यादा डाल दिया हो तो उसमें हम नींबू जो है निचोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उस नमक की मात्रा हमें कम समझ में आती है। इसका मतलब ये समझिए कि अगर अम्ल चाहे तो वो लवण के प्रभाव को खत्म कर सकता है। इसका मतलब अम्ल भी लवण के ऊपर भारी पड़ता है, इसीलिए यच आने की वजह से Cl दबता है और कहता है चल बाबा हमें नमक बन गया तो मजा कर। ठीक, तो याद रखिएगा, कभी कभी इस चीज पर बिल्कुल फोकस रखिएगा कि अगर यच आ गया उसके बाद Cl आए, CO3 आए, नन ऑफ अदर। आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि अगर H और Cl है, H2SO4 है तो वो अम्ल है, बाकी सब हम लवण में लिख लेंगे। तो भाई साहब यहां पे देखिए, आपने जब धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो आपने क्या किया, धातु लिया, उसके बाद अम्ल लिया, दोनों को रिएक्शन करा दिया, जो बना उसे हम लवण कहते हैं और हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा, काफी जगहों पर डेफिनेशन लिखवाए हैं सर हमारे स्कूल में, तो हमको एकदम जो है चबा लिए हैं कि हाइड्रोजन मुक्त कराते हैं। अरे मुक्त तो कैसे कराते हैं भाई, मुक्त कैसे कराते हैं? देखिए, मुक्त कराने का अर्थ ये होता है कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें से वो हाइड्रोजन बाहर चला जा रहा है, लेकिन मिल भी तो रहा है कुछ। बात ये है, ये फोकस करिए कि अगर आपको डेफिनेशन लिखना है इसका तो आप लिखेंगे जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मिलता भी है कुछ, उसके बाद ये मुक्त होती है। मुक्त का मतलब भागती है, बाहर निकलती है, इसीलिए हम यहाँ पे एरो का मार्क दे देते हैं कि ये बाहर निकल रही है। आपने फर्स्ट चैप्टर में इसे पढ़ा ही होगा आसानी से, बिल्कुल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा गैस बाहर निकल रहा है। अब अगर कोई और बचा हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Na ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करिए, Na ले लीजिए प्लस आप 2HCl ले लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आपका NaCl हो जाएगा, 2NaCl होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस H2 बाहर हो जाएगा। फिर वही होगा, देखिए सोडियम हमारे पास एक धातु है और HCl हमारे पास एक अम्ल है, दोनों का क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे साधारण नमक बन गया और हमारा H2 बाहर पक्षीराजन हो गया, ठीक। अब धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? अब एक बात याद रखिएगा, बाई नामक शब्द बहुत भयंकर है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी करता है, तो मैं बाई को 2 भागों में बांट लेता हूं, समझाता हूं, मैं नहीं बांट लेता हूं, आई एम नॉट योर साइंटिस्ट, ठीक। मैं कोई आपका वैज्ञानिक नहीं हूं, सीधी बात मैं ये आपको कह सकता हूं कि अगर Na CO3 कहीं पे लिखा हो तो भाई ये आपका तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, लेकिन अगर इसी के बीच में कहीं पर H आ जाए तो इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम इसको छोटा करने के लिए बाई कह देते हैं, इसी हाइड्रोजन को बाई कहने लगते हैं और फिर हमारा काम सरक जाता है। और अपना करना क्या है भाई साहब, वो सुना नहीं है अपने को, क्या अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। खिलाड़ी 786 गुट जाने दीजिए, गुटका कुमार का पिक्चर है। चलिए देखिए, धातु कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विथ अम्ल करना है 2HCl कर दिया, अम्ल मैंने क्या कहा है, इन्हीं 2 लोगों को याद रखिए। अब आपके पास धातु कार्बोनेट है, अगर धातु कार्बोनेट का क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, अम्ल के साथ करा देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? तो हम देखते हैं कि भैया हमें CaCl मिल रहा है, CaCl मिल रहा है, ठीक। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें यहां पर H2O मिल रहा है प्लस हमें CO2 मिल रहा है। वाह क्या बात है। तो देखिए, एक तो हमारे पास Ca हो गया, CaCl2 हो गया, CaCl2 मिल गया। उसके बाद यहां से हमें CaCl2 हो गया, यहां पे हमें CO2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और H2O मिल गया। बस सही है, सही है। तो यहां पे हमें क्या मिला, देखिए धातु, जब हम धातु कार्बोनेट को क्रिया करा देते हैं किसके साथ, अम्ल के साथ, जब हम धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो हमें लवण मिलता है प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और उसके बाद हमें जल भी मिलता है।
तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस इसी के अंदर कुछ बुद्धि लगा देना है। हमें बस धातु बाई कार्बोनेट के साथ एक अभिक्रिया करा देनी है, बस इसी के बीच में H लगाना है। लेकिन याद रखिएगा, H ऐसे नहीं है कि झौवा लेके आए और फेंक दिए, ऐसा नहीं लगता है, सब रूल है। हाँ, ऐसा है कि हमारे 10 के अंदर वो रूल ज्यादा खुल के नहीं बताया गया है एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर, जो आपको 12 के अंदर बताया जाता है। तो अभी के लिए कुछ बातें होती हैं जो जिनको हमें हल्का सा रट के चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम करीब है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वास्तव में आप ही वो पुरुष हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने पेपर के लिए, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो मन लगा के पढ़ ले बाबा, नहीं तो फिर हो ही भर्ती खत्म। तो CaCO3 धातु कार्बोनेट HCl, ये आपका लमड़ हो गया इधर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सेम यही चीज धातु बाई कार्बोनेट के साथ भी होने पर होता है। तो मान लेते हैं CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, और ये आपका CaCl2, माफ करिएगा, एक मिनट। चलिए दोस्तों, देखिए इसको करने पर हमें सेम चीज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो हमें मिला था सेम वही मिलेगा जो ऊपर मिला था। बस एक बात याद रखिएगा, इसको संतुलित करना पड़ता है, और संतुलित करने के लिए हमारे पास यहां 2H2 हो जाता है और 2CO2 हो जाता है। कैसे संतुलित होता है, अगर इसको देखना है तो मैंने सिखाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके भैया वो भी देख लीजिए। प्रभु इतना इतना मेहरबानी करिए हमारे भी ऊपर, और खुद के ऊपर तो करना ही है, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नीरज चोपड़ा। ठीक, मतलब आप भी पढ़िए लिखिए, साथ में खेलना भी जरूरी है, क्योंकि खेलेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ठीक, तो कैल्शियम अगर आपका हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है तो ये धात्विक बाइकार्बोनेट बना लेता है, और फिर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। सीधी बात है, ये हमारा हो गया इधर का। अब हमारे पास बचे हैं धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो धातु ऑक्साइड क्या है, तो जब लोहा में O जोड़ देंगे तो बन जाता है लोहा ऑक्साइड, और लोहा है धातु तो इसलिए हो जाता है धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड के साथ जब हम आज करा देंगे अम्ल की अभिक्रिया तो सीधा देखिए FeCl बन रहा है, ये हो जाएगा FeCl। ठीक, देखिए 2 है तो 2 लगा दिए, FeCl2 हो गया। अब देखिए एक O बचा है और 2 H बचा है, तो भैया एक H नीचे ये भी आ गया। तो अब आप देखिए कि जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो पहली बात तो हम लिख देते हैं भैया धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है। फिर हम लिख देते हैं भैया आप अम्ल हो, ये बनाता है भैया लवण बनाता है और जल बनाता है। तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। चलिए दोस्तों, यहां पे हमें इसको खत्म करना चाहिए और अब पढ़ेंगे हम अम्लों के उपयोग। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ लेते हैं अम्लों के उपयोग। दोस्तों, इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसे याद करके रखिएगा। यहां पर देखिए हमने हेडिंग डाल ली है अपनी अम्लों के उपयोग। H2SO4 को लेड बैटरियों में तथा रेसे बनाने में, रेसे कौन से दोस्तों, जो कपड़ों के रेसे होते हैं, जो वस्त्रों के रेसे होते हैं, उन्हें बनाने में H2SO4 जो कि एक अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका उपयोग किया जाता है। लेड बैटरियों के अंदर जितने भी लेड की बैटरियां आती हैं उनके अंदर भी अम्लों का उपयोग किया जा रहा है। उर्वरक बनाने में, उर्वरक यानी खाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। HCl का उपयोग वस्त्र की रंगाई में किया जाता है, वस्त्र को रंगने में HCl का उपयोग किया जाता है। कलई से पहले चादरों को साफ करने के लिए किया जाता है, यानी कलई यानी पेंट करने से पहले जो लोहे की चादरें होती हैं उन्हें साफ करने के लिए भी HCl नामक एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग सोना तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। शोधन का अर्थ होता है उनकी सफाई में तथा उनके निष्कर्षण में किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके 3 महत्वपूर्ण थे अम्लों के उपयोग। अब हम आगे चलते हैं अपने क्षार के टॉपिक पर। शुरू करते हैं हम अपना अगला हेडिंग, जिसे हम कहते हैं क्षारक, अंग्रेजी में से कहते हैं बेसिस।
देखिए दोस्तों, हमने देखा था जो पदार्थ खट्टे हो रहे थे उन्हें हम अम्ल कह रहे थे। इसमें भी एक पुरानी परिभाषा है, जैसे उसमें पुरानी परिभाषा थी हमारी, इसमें भी पुरानी परिभाषा है कि जो पदार्थ स्वाद में तीखे और कड़वे हों तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हो, वे क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे हों, तीखे और कड़वे हों या तीखे या कड़वे हों तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। अब याद रखिएगा, इसको मैं आपको बता देता हूं। छलोनी, एक जब तुतलाता सा बच्चा सलोनी को छलोनी बोलता है, तो इसी छलोनी से आप याद कर सकते हैं कि जो क्षार है या जो क्षारक है वो लाल से नीला करता है, वो क्षार से नीला करता है, और अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले से लाल करता है। और लिटमस पेपर, किसको, लिटमस पेपर को, तो लाल लिटमस पेपर को क्षारक नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये हमारी ओल्ड एज डेफिनेशन के अंदर रखी गई चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी आधुनिक परिभाषा की। याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक परिभाषा में सीधा सीधा कभी कभी पूछ लेता है आपके पेपर में कि आधुनिक परिभाषा क्या है, कि आधुनिक परिभाषा क्या है। तो कुल मिला के इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि हमें पूछ भी सकता है कि अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने अम्ल को भी डिफाइन किया था, इसको भी उन्होंने डिफाइन किया कि बेसेस क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्हेनियस ने कहा कि जो जल में पूरी तरह वियोजित हो जाएंगे, जो जल में पूरी तरह वियोजित हो जाएंगे और जल में वियोजित होने के बाद OH माइनस आयन देंगे, कैसा आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे, उन्हें हम क्षारक कहेंगे। तो आधुनिक परिभाषा के अंदर आप ये लिखेंगे कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जब कोई पदार्थ जल में पूरी तरह वियोजित होकर OH माइनस आयन देता है, या आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आधुनिक परिभाषा के अंदर आप इसे ही लिखिए तो बेहतर होगा। तो आर्हेनियस ने सीधा बात ये कहा था कि जल में जितने पदार्थ, जो भी पदार्थ वियोजित होकर OH माइनस आयन देंगे वे हमारे क्षारक कहलाएंगे। याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, यहीं से आपका निकल के आता है कि क्षार क्या है। तो क्षारक तो हो गया, अब क्षार क्या है। तो भैया देखो, जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी ऐसा क्षारक जो जल में पूरी तरह घुलने लगे उसे हम क्षार कहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्षारकों के प्रकार। तो याद रखिएगा, आयनन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में बांटा गया है। तो क्षारकों के प्रकार के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्षारकों के जो प्रकार निकल के आते हैं वो दो प्रकार के निकल आते हैं। पहला आता है प्रबल क्षारक, पहला आता है भैया प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और दूसरा आता है हमारा दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस, दुर्बल क्षारक। देखिए सीधी बात, जो जल में घुले, वियोजित हो और वियोजित होकर के भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है वो प्रबल क्षारक होता है। और जो जल में वियोजित हो परंतु कम OH माइनस आयन दे, हम उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। सीधी बात। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहां पे आ जाए प्रबल क्षारक के अंदर KOH, NaOH आदि। और दुर्बल क्षारक के अंदर हम ये बता सकते हैं, जैसे AlOH का थ्राइस
और NH4OH आदि। तो दुर्बल क्षारक के अंदर हमारे पास AlOH आ जाता है, NH4OH आ जाता है, लेकिन प्रबल क्षारक के अंदर हमारे पास KOH और NaOH होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके भौतिक गुणों। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्षारकों के भौतिक गुण, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए दोस्तों, यहां पर क्षारकों के भौतिक गुण हेडिंग हमने डाल लिया है। पहले हमारा पॉइंट है कि क्षारकों के स्वाद तीखे और कड़वे होते हैं। क्षारकों के स्वाद तीखे और कड़वे होते हैं, यानी कि जब हम उन्हें लेकर टेस्ट करेंगे तो हमें या तो उनका स्वाद तीखा महसूस होगा या तो हमें कड़वा महसूस होगा। इस बात को अपने दिमाग में एकदम जहन में एकदम उतार लीजिए कि अम्ल के उपयोग में आपको पहले उसका स्वाद लिखना है, इसमें भी आपको उसका पहला स्वाद लिखना है। अब याद रखिएगा, वो भी विलेय हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, ये भी विलेय है, ये भी क्षारक भी विलेय ही होता है। दूसरी हेडिंग है हमारी, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अर्थात जब कोई भी लिटमस पेपर होगा अगर वो लाल होगा तो वो, अगर क्षारक कोई पदार्थ है, जिसे मान लेते हैं कोई लिटमस पेपर है वो लाल कलर का है, और उस पर हम कोई क्षारक ले लें, NaOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, और उसके बाद या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लें, उसको ऊपर डाल देंगे तो वो जो पेपर होगा वो लाल से कन्वर्ट होकर नीला हो जाएगा। अगली लाइन हमने लिखी है, साबुन जैसे चिकने होते हैं, यानी जब इन्हें आप टच करेंगे तो ये चिकने होते हैं। जैसे आप होता है ना कि साबुन लगा लेते हैं हाथों में तो फिसलने लगते हैं, हाथ एक दूसरे पर अस्थायी नहीं रह जाता है, लोग साबुन से जो है फिसल करके बाथरूम में गिर जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है कितने लोगों की ऐसे। तो साबुन से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि वो चिकना होता है। बाथरूम में तो वो एक जिस तरीके से आपके शरीर का मैल हटाता है उसी तरीके से वो चाहेगा साबुन तो दुनिया का मैल भी हटा सकता है, नहीं आपको भी। ठीक, तो याद रखिएगा कि साबुन से बच के रहना है। और साबुन जैसे ही ये चिकने होते हैं, छूने पर एकदम साबुन जैसे चिकने होते हैं जैसे कि साबुन होता है। उसके बाद हमने लिखा है संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात अगर हम हाइड्रोक्साइड को, यानी अगर हम क्षारकों को लेकर कपड़ों पे गिरा दें, कुछ दिन बाद वो कपड़ों को हल्का हल्का जो है झाड़ने का काम करने लगेंगे, वो कपड़ा फटने जैसा होने लगेगा। सेम याद रखिएगा, हमारे अम्लों के अंदर भी होता है, लेकिन जो प्रबल अम्ल होते हैं उनसे ये दुर्बल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं उनसे ये दुर्बल होते हैं। इस बात को अपने जहन में उतार के रखिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण, अर्थात द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहला आता है दोस्तों हमारा धातु के साथ अभिक्रिया। तो अगर हम कोई एक धातु ले लें, अब मान लेते हैं Zn ले लिया हमने, और मैंने कहा था क्षारकों के अंदर आप याद कर लीजिए CaOH को याद कर लीजिएगा और एक आप याद कर लीजिएगा NaOH को। तो अगर हम Zn का अभिक्रिया करा दें NaOH के साथ में, तो दोस्तों याद रखिएगा NaOH 2 NaOH के साथ हमेशा आता है, और जब इनका अभिक्रिया करा देंगे तो ये बना देगा ZnO ये बना देगा दोस्तों Na2 ZnO प्लस। अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, पेपर में लिखते समय आपका पूरा केमिकल रिएक्शन पूरा का पूरा बैलेंस होना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखिएगा कि जब आप लिखिए तो उसे बैलेंस ही करके लिखिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है Zn NaOH, तो यहाँ पे देखिए 2 Na मैंने यहाँ पे लिख दिया, Zn मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया, एक O मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी 2 H बचा है और एक O बचा है, तो इससे बना देते हैं H2O, इससे हम बना देते हैं H2O। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपका जिंक है, ये आपका जिंक है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर ये आपके पास यहाँ पे सोडियम जिंकेट हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे सोडियम जिंकेट हो गया, फिर इधर आपने जल बना लिया। तो आपने क्या देखा कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, माफ करिए, जब हम धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर अभिक्रिया कराने पर हमें लवण तथा जल की प्राप्ति होती है। बात सीधी सीधी है कि जब हम धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण तथा जल मिलेगा। अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर क्या होता है, तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब
क्षारक की अभिक्रिया हम करा रहे हैं। देखिए कार्बन हमारा अधातु है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया तो अधात्विक हो गया, अधात्विक ऑक्साइड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दी, CO2 को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दी दोस्तों। तो इसको कराने के बाद हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक नमक यानी एक प्रकार का लवण है वो मिलता है, और हमें क्या मिल जाता है, H2O यानी जल मिल जाता है। तो अधातु के साथ भी अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, हमें CO2 और CaOH का होल ट्वाइस इनका अभिक्रिया कराने पर हमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि अगर हमने कभी हमने MgOH को गर्म कर दिया, MgOH को गर्म कर दिया, ये मान लेते हैं हमारे पास MgOH है, तो ये जो हमारा MgOH है इसका होल ट्वाइस हो जाता है। चलिए तो MgOH का होल ट्वाइस है और इसे हम गर्म कर रहे हैं, हमने इसको गर्म कर दिया, हम मान लेते हैं इसको हम गर्म कर दे रहे हैं। डेल्टा का चिन्ह बताता है कि वो हीट दे रहा है, ठीक। तो हमने इसे गर्म कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि एक दिन ये जो है MgO प्लस H2, तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारा MgO और H2O में टूट जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जरूरी है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ, जो कि है हमारा क्षारकों के उपयोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने पहले से इसको राइट करके रखा है। तो सबसे पहले हमने लिख रखा है कि AlOH का होल थ्राइस का प्रयोग वस्त्र और एंटी एसिड बनाने में किया जाता है। AlOH का होल क्यूब का अर्थ होता है दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वस्त्र और एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल बनाने में। किसमें दोस्तों, प्रति अम्ल बनाने में। आगे देखते हैं दोस्तों, तो NH4OH को अमोनियम लवण बनाने में किया जाता है। NH4OH का इस्तेमाल अमोनियम लवण बनाने में किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH कहते हैं, इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज बनाने में, लुगदी बनाने में, धावन पाउडर बनाने में, रेयान के निर्माण आदि में किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल चमड़ा उद्योग में जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ये रही हमारे अम्ल और क्षारकों के उपयोगों की बातें। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास जो है अम्ल क्षारक की अभिक्रिया, कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो याद रखिएगा अभी तक हमने भैया अम्ल और क्षारक दोनों के अलग अलग रासायनिक गुणों के बारे में देखा, वो किस चीज से जो है रिएक्शन कर रहे थे, हमने इस बात को पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल क्षारक की अभिक्रिया अगर खुद में एक दोनों के साथ हो जाए तो क्या होती है। तो देखिए यहां पे हमने लिख रखा है, अगर अम्ल की और क्षारक की, या आपका हाइड्रोक्लोरिकम या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इनका होगा तो हमें क्या मिलेगा, नमक मिल रहा है। तो अगर अम्ल प्लस क्षारक करेंगे, यानी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल मिलेगा। इस जहां पर जल मिलेगा इसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में इसी नाम से आ जाता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया। एक दो उदाहरण लिखिए, या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कौन है। तो याद रखिएगा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। इस बात को अपने दिमाग में एकदम फिट करके रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग आता है सूचक, जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर। जिस तरीके से गाड़ियों में मैंने बताया था कि गाड़ियों में इंडिकेटर होता है, अगर लेफ्ट साइड का अगर जला दे इंसान तो लोग जान जाते हैं कि वो लेफ्ट साइड मुड़ेगा, अगर राइट का जलाए तो जान लेते हैं कि राइट साइड मुड़ेगा। यानी वो किसी पथ को प्रदर्शित करता है कि अब क्या होने वाला है या कौन सी साइड में वह मुड़ने वाला है। इसी तरीके से विज्ञान के अंदर हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का अर्थ होता है सूचक, जो अम्ल को बिना टेस्ट करे बता सके, जो अम्ल को अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपना गंध या अपने अंदर कुछ बदलाव करके बताए, हम उसे सूचक कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहली हेडिंग हमारी यहाँ पे मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्राकृतिक सूचक, फिर होता है संश्लेषी सूचक, गंधयुक्त सूचक और सर्वव्यापी सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जो प्रकृति से मिलता है, जो सूचक हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, जिन्हें हम कहीं से ढूंढ के लाते हैं, वो प्रकृति में किसी पेड़ पौधे से मिल जाए, किसी व्यक्ति के अंदर से मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कि भैया वो हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। तो प्राकृतिक सूचक में हम पहले देख लेते हैं
तो हमारा लिटमस पेपर होता है। मैंने बताया था थैलासाइट समूह के लिचेन नामक पौधे से हमें लिटमस पेपर की प्राप्ति होती है। तो लिटमस पेपर अगर कोई चीज अम्ल रहेगा तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है। अनिल वाला ट्रिक बताया था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और अगर अगर क्षारक होगा, अगर वो क्षारीय चीज होगा, अगर वो क्षारक होगा तो लाल से नीला हो जाएगा। छलोनी, क्षारक लाल को नीला करता है, छलोनी। ठीक, उसके बाद अगर लाल पत्ता गोभी है तो लाल पत्ता गोभी के ऊपर अगर आप अम्ल डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा, और अगर वो क्षारक होगा तो वो हरा हो जाएगा। अर्थ ये है कि अगर लाल पत्ता गोभी के ऊपर आप कोई खट्टा पदार्थ डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा, लेकिन अगर कोई कड़वा पदार्थ डालेंगे तो वो लाल पत्ता गोभी हरा हो जाएगा। हल्दी, हल्दी आपकी जो होती है, जो आप घर में रोजाना यूज करते हैं, आपने उसका देखा भी होगा। मैं सीधे सीधे बता देता हूं, अभी आपको एक उदाहरण मिल जाएगा। अगर हल्दी पर आप कोई नींबू का रस लें और डाल दें तो वो पीली ही रहेगी। अगर हल्दी है और उस पर आप नींबू का रस डालेंगे तो वो पीली ही रहेगी, क्योंकि हल्दी तो पीली ही होती है। लेकिन अगर आप हल्दी में कभी भी क्षारक डाल दीजिए तो लाल या भूरा कलर का हो जाएगा। इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको। आप एक काम करिए, आप ये हल्दी ले लीजिए घर में, और चूना, जो खाने वाला चूना होता है उसे ले लीजिए, क्योंकि वो कैल्शियम आपका तुरंत जो है OH होता है उसके अंदर, तुरंत वो क्या करेगा कि इसे लाल और भूरा कर देता है। तो आप ये भी देखते हैं कि इसी पे रहीम जी ने कहा भी है कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंगदून, जो हरदी जर्दी तजे तजे सफेदी चून। इस पर उन्होंने, रहीम जी ने भी बोला है इस बात को। तो इसका मतलब है विज्ञान बहुत पहले से इसके बारे में लोगों को पता था। अब देखिए आगे बात आ जाती है कि संश्लेषी सूचक। तो संश्लेषी सूचक क्या है हमारा? तो जो संश्लेषी सूचक होता है वो ऐसे सूचक हैं जो संश्लेषित करके बनाए जाते हैं या प्रयोगशाला के अंदर बनाए गए हों। तो ऐसे सूचकों को हम संश्लेषी सूचक कहते हैं। इसमें आता है हमारा पहला फेनोल्फथालीन। ये अगर अम्ल होगा तो रंगहीन हो जाता है, और अगर क्षारक होगा तो गुलाबी कलर का हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आते भी हैं पेपर के अंदर दोनों, इसलिए आप इसको जरूर याद कर रखिएगा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज है आपका। मेथिल ऑरेंज अगर अम्ल होता है तो लाल रहता है, और मेथिल ऑरेंज अगर क्षारक रहेगा तो वो पीला हो जाता है। दूसरा आ जाते हैं, तो देखिए गंध युक्त सूचक में ऐसे पदार्थ जो अपने गंध को बदल कर ही बता दें कि वो अम्ल है या क्षारक, उसे हम गंध युक्त सूचक कहते हैं। इसी में आता है वेनिला। वेनिला एक प्रकार का जो है पदार्थ होता है, जो कि हमारे पदार्थ नहीं है, एक प्रकार का फल है, और उसका यूज किया जाता है हमारे आइसक्रीमों के अंदर। आपने सुना भी होगा वेनिला आइसक्रीम, बहुत फेमस आइसक्रीम है। और ये वेनिला वही है, अगर इसमें हम अम्ल डालेंगे, क्षारक डालेंगे तो अपना महक बदल लेता है। इसी तरीके से प्याज भी है। प्याज में नींबू डाल के देखिए उसका महक बदल जाता है। प्याज में अगर आप कभी सिरका डाल के देखिए तो उसका महक बदल जाएगा। अगर आप प्याज के अंदर कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाल कर देखेंगे तो उसका जो सुगंध है वो बदल जाएगा। लौंग भी इसी तरीके से होता है। लौंग भी अपनी महक बदल कर ही बता देता है कि कौन सी चीज अम्ल है और कौन सी चीज क्षारक है। फिर अगला आता है हमारा सर्वव्यापी सूचक। ये विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण है। ये कई सूचकों को मिलाकर के एक सूचक बना है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिश्रण ही सर्वव्यापी सूचक है। अब अगली हेडिंग आती है हमारी पीएच परिषद। पीएच परिषद, पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो ये P4 पोटेंज, P4 पोटेंज जिसका अर्थ होता है पावर, पावर का अर्थ शक्ति, शक्ति, और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, तो शक्ति हाइड्रोजन की, सीधी बात। अगर जितना हाइड्रोजन प्रबल होगा वही पीएच है। ठीक दोस्तों, तो जो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है हमने कि किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर निश्चित सीमा पर होता है। अर्थ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्केल है, तो हम कहते हैं आपकी दूरी, आपके घर की दूरी कितने है, तो आप कहेंगे यहां से करेक्ट 2 किलोमीटर। करेक्ट आपने बोला 2 किलोमीटर। और एक व्यक्ति कहता है लगभग 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर के आसपास, और एक करेक्ट है। तो ये बोल रहा है कि जो भी इसके रंग में परिवर्तन होता है वो किसी निश्चित पीएच पर नहीं होता है, एक सीमा पर होता है, लगभग पर होता है। तो उसे हम पीएच परिसर कहते हैं, यानी पीएच रेंज कहते हैं। बाकी मैंने इसको बता ही दिया कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए 1909 में डेनिस के सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे। उन्होंने हाइड्रोजन की सांद्रता बताने की एक नई पद्धति प्रदान की, जिसे पीएच स्केल कहा गया।
इस पीएच स्केल पर क्या होता था कि 14 तक की गिनती लगी होती थी, और इस पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर कोई चीज खट्टा होता था तो वो 7 के नीचे जाता था, अगर कोई चीज कड़वा या तीखा होता था तो वो 7 के ऊपर यानी 14 की तरफ जाता था। जितना कम उसका मान होता था उतना खट्टा वो पदार्थ होता था, और जितना उसका मान ज्यादा होता था उतना वो कड़वा पदार्थ होता था। चलिए हम और आगे चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, जो कि है हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि हमारे जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमारा पीएच कितना हमारे लिए लाभदायक है, जो सोरेनसन द्वारा बताया गया था। तो पहली हेडिंग है दोस्तों, पौधों और जंतुओं में पीएच का वैल्यू। तो जो दैनिक जीवन में हमारे शरीर की बात करी जाए, अगर हमारा ब्लड देखा जाए तो लोग कहते हैं कि आपके हम लोगों के ब्लड, लोगों क्या कहते हैं, विज्ञान कहता है कि भैया हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो कोई कहता है कि हमारे जो ब्लड का पीएच मान है वो 7 है, कोई कहता है 7.1 है, 7.2 इतना चलता है। तो लेकिन हमारा जो पूरी बॉडी होती है वो हमारा शरीर का काम जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच के परास होता है। और नदियों की बात करी जाए या तो सीधी सीधी सी बात है कि जब नदी का पीएच वैल्यू 5.6 के उधर चला जाता है, मैंने क्या बताया था कि 7 से जितना कम होगा उतना खट्टा होने के चांसेस होते हैं पीएच स्केल पर। अगर 5.6 हो जाए नदी का, अगर पानी का जो पीएच मान है वो अगर 5.6 हो जाए तो जो पानी बरसता है, जो बरसात होती है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्योंकि भाई अम्लीय वर्षा इसी कहां से जाता है, पानी बादलों के पास नदियों से जाता है, तो पानी तो अम्लीय है, तो इसलिए अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे खेतों को भी नुकसान होता है। अब बात करते हैं मृदा पीएच। मृदा पीएच यानी जो खेत बुआई करते हैं किसान, अगर खेत का पीएच वैल्यू मेंटेन ना हो, ज्यादा होगा तो भी तकलीफ, कम होगा तो भी तकलीफ, तो मृदा पर भी पीएच का मान का वैल्यूएशन जो है बहुत गड़बड़ दिखता है अगर पीएच वैल्यू ज्यादा हो या कम हो। इसलिए किसान भाई जाकर के किसान मंत्रालय या पास कंप्लेन करते हैं कि हमारे भाई इतने एरिया में मृदा हमारी ऐसी हो गई है, और कोई जो है किसान इच्छा इकाई नहीं है जो हमें कुछ प्रदान कर सके। आज भारत की स्थिति तो ऐसी ही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर मृदा पीएच भी मेंटेन होना जरूरी है, जिससे कि हमें अच्छा भोजन मिल सके। लोग उर्वरक इतना इस्तेमाल कर दे रहे हैं कि मृदा का पीएच का वैल्यूएशन जो है ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं पाचन में। हमारे शरीर के अंदर जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं और उसमें हम मार अचार डाल डाल के झकझोर दे रहे हैं, तो इससे हमारे पेट का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई। तब जाके हम इनो लाते हैं और फाड़ के चाप लेते हैं, और चापते ही 6 सेकंड के अंदर काम शुरू। तो जो इनो होता है उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पेट के अंदर जाते ही अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया दिखाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर जो भी तकलीफ होती है वो सही हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दंत क्षय 5.5 से कम होने पर। अगर दांतों का पीएच वैल्यू या पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। अगर 5.5 से कम होता है तो दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। और काफी लोगों का जो है दंत क्षय के अलावा अगर मुंह का पीएच वैल्यू अगर घट जाता है तो इसकी वजह से मुंह महकने जैसा भी समस्या खड़ा हो जाता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा के अंदर देखिए, आप इसके अंदर लिखेंगे कि कई हमारे ऐसे पशु या पक्षी या छोटे छोटे कीट होते हैं जिनके डंक में अम्ल होता है, तो प्रभु ईश्वर ने उन्हें एक और सिस्टम बना के दिया है कि वो अपने डंक द्वारा अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। वो मधुमक्खी, बर्रे या बिच्छू, सांप, ये लोग अपने द्वारा पैदा उत्पन्न किए गए अम्ल से अपनी रक्षा करते हैं। अब देखिए यहीं पर एक पौधा भी होता है जिसका नाम है नेटल। उसके पत्ते में कांटे लगे होते हैं। अगर हम उसे छूने जाते हैं तो उसके कांटे अगर हमारे त्वचा में अगर कहीं पर धंस गए तो इतना तेज जलन होता है जैसे मानो किसी ने
मधुमक्खी का डंक लगा दिया हो। तो पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा भी होती है। तो ये पीएच का वैल्यूएशन था। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये जरूर आता है दोस्तों। हमारी शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा लिखकर इसको समझाने का प्रयास किया है। फुल लेंथ वीडियो नहीं है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बातें करनी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा कैसे बनता है। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कास्टिक सोडा के निर्माण विधि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो कास्टिक सोडा होता है उसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो कास्टिक सोडा यानी NaOH का जो अणुसूत्र होता है वो NaOH होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण करने के लिए हमें एक रिएक्शन करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। हाँ दोस्तों, इसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ये बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे होता क्या है। एक टैंक लेते हैं हम, इस टैंक में NaCl का घोल होता है विथ H2O। किसके साथ? विथ H2O, यानी नमक का घोल होता है पानी के साथ। इस टैंक में भरा होता है। हम क्या करते हैं, इसमें हम लाते हैं एक एनोड रख देते हैं और एक कैथोड रख देते हैं। एनोड यानी प्लस वाला चार्ज और कैथोड यानी माइनस वाला चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे एनोड हो जाता है, यहाँ पे कैथोड हो जाता है। अब इस घोल के अंदर आपका NaCl है और H2O है, और आपने इसमें दो एनोड डाल रखे हैं और इसको चार्ज दे दिया। अब देखिए प्लस की ओर आपका Cl भागता हुआ आता है और माइनस की ओर आपका Na भागता हुआ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से क्लोरीन पास होने लगता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने लगता है। खुद सोचिए, यहाँ पर H2O था, यहाँ पे H2O था, इधर Na आ गया। ठीक, तो यहाँ से एक H चला जाता है, एक H चला जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा? NaH और O। तो हम यहाँ से बना देते हैं NaOH। तो इस तरीके से NaOH बन जाता है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ से हाइड्रोजन जब बाहर निकलने लगता है, यहाँ से जब हाइड्रोजन बाहर निकलने लगता है, तो इस तरीके से हमारे पास NaOH यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो जब हम इसे रिएक्शन के अंदर दिखाते हैं तो कैसे दिखा देते हैं? तो हम दिखा देते हैं 2NaCl प्लस H2O, 2NaCl प्लस H2O। और जब रिएक्शन करा देते हैं तो दिखा देते हैं कि हम यहाँ पे 2NaOH, जो कि NaOH हमारा कास्टिक सोडा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका सूत्र हो गया, और Cl2NH2। तो हम ये बता सकते हैं कि जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एनोड पर जो क्लोरीन गैस मुक्त होती हुई मिलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई मिलती है, और हमें इसी तरीके से इस अभिक्रिया के अंदर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा कि उपयोग के अंदर हम देखते हैं कि उपयोग कौन कौन से होते हैं, कि भाई कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए साबुन तथा अपमार्जक बनाने में तो जो साबुन है जिससे हम नहाते हैं, और एक साबुन होता है जो कपड़ा धोते हैं, तो उन दोनों में इस्तेमाल इसे किया जाता है। कृत्रिम रेशे बनाने में, तो कृत्रिम रेशे यानी जो कपड़ों के रेशे होते हैं वो आर्टिफिशियल रेशे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इसका तेल शोधन के अंदर भी किया जाता है। तेल की सफाई के लिए कास्टिक सोडे का यूज किया जाता है, और तेल के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कागज निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब अगली हेडिंग है हमारी विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है COCl2। इसे कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम भी। तो दोस्तों ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आने वाले चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि हम बुझे हुए चूने पर यानी CaOH का होल ट्वाइस, तो हम इस पे बुझे हुए जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं। पर हम क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें COCl2 मिलता है, जिसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम या विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो हमें ये यहाँ पर मिल जाता है, और हमें फिर उसमें जल मिलता है। जल से हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो हम इसको उठा लेते हैं और बता देते हैं कि भाई जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तब हमें COCl2 मिलता है, जो कि क्या होता है, हमारा विरंजक चूर्ण कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो इसकी निर्माण विधि थी। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो पहला देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन वस्त्रों के विरंजक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा कपड़ा उद्योग है, जो जहाँ पे कपड़ा उद्योग होता है वहां पर इसका उपयोग भरपूर किया जाता है। इसके लिए सूती एवं लिनेन के
वस्त्रों के विरंजक के लिए। और कहीं कहीं पर लॉन्ड्री जो आपकी लॉन्ड्री होती है, जहाँ पे कपड़े साफ होते हैं, तो लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन हेतु भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उपाचायक के रूप में, तो कई फैक्ट्रियां हैं जो इसे अपने उपाचायक के रूप में ले रही हैं और इसका इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने हैं, तो कई जो हम पीने वाले जल में देखते हैं कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को मिटाने के लिए भी इसका विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये सब बातें आप एकदम ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रिवीजन वीडियो में इतना धमाकेदार पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक चीज आसानी से क्लियर हो जाएगी। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी निर्माण विधि हमने लिखी है। तो देखिए कैसे निर्माण किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का क्या किया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और पानी, यानी कुल मिला के बात को समझिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, सीधी बात। तो आप कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया कराने से हमें बेकिंग सोडा मिलता है। एकदम आसान से याद कर लीजिएगा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला चीज तो इसका बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरा देखिए, क्षारीय होता है, क्षारीय होने की वजह से पेट की अम्लता को भी दूर करने में कार्य करता है। जैसे इनो में MgOH होता है, तो वो भी हमारे पेट की अम्लता को दूर करने के कार्य करता है। ठीक, तो अब देखते हैं अग्निशामक के रूप में, जो अग्नि बुझाने के लिए यंत्रों का उपयोग होता है, अग्निशामक जो फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं या फिर सिलेंडरों में आते हैं, उन्हें हम अग्निशामक कहते हैं। तो उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब आगे आ जाता है हमारा धोने का सोडा, जिसे हम कहते हैं धावन सोडा यानी Na2CO3 और 10H2O, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका इस्तेमाल के 3 चरण होते हैं, इसके इस्तेमाल के 3 चरण होते हैं। पहले में क्या किया जाता है, देखिए नमक ले लिया जाता है, NaCl, अमोनियम, जल और CO2, इन सबकी क्रिया करा दी जाती है, जिसकी वजह से हमें मिल जाता है यहाँ पे हमारा बेकिंग सोडा। और ये इससे हमें लेना देना नहीं है NH4Cl से, तो हम इसको अलग रखते हैं। अब इसे हम ले लेते हैं, तो जल की वजह से ये थोड़ा सा भीगा होता है, तो हम इसको सुखा लेते हैं। सुखा लेने के बाद हम फिर जब इसको हीट करते हैं, जब इसको उष्मा देते हैं, तो ये टूट जाता है और ये हो जाता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, और ये जल चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम फिर इसे ले लेते हैं। इसे लेने के बाद हम लोग 10 अणुयुक्त जल लेते हैं, 10 अणुयुक्त जल लेते हैं और उसके साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम 10 अणुयुक्त जल के साथ कराते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और यही होता है हमारा धावन सोडा, जिसे हम कहते हैं धोने का सोडा। ठीक दोस्तों, तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इसे भी देख लेते हैं। तो पहला इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक, तो अभिकर्मक क्या होते हैं, जैसे इधर सारे होते हैं तो अभिकर्मक कहलाते हैं, उधर के उत्पाद कहलाते हैं, कुल मिलाकर यही है। तो पेट्रोलियम शोधन में जो पेट्रोल वोट्रोल आता है, जेलीज वेलीज आती हैं, जो आप पेट्रोलियम जेलीज लगाते हैं, तो उसके शोधन में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। धातु कार्बोनेट के निर्माण में कर लिया जाता है, जो धातु कार्बोनेट है तो उनके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि धातु कार्बोनेट आप देख रहे हैं यहाँ पे Na2CO3 ला रहा है, तो धातु कार्बोनेट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब आगे की बात अगर देखें, जल की कठोरता दूर करने हेतु, तो जल जो कठोर होते हैं, जो कठोर जल होते हैं, इनकी सहायता से उसे मृदु बना दिया जाता है। तो पेंट, रंजक आदि बनाने में, पेंट और रंजक, तो पेंट यानी रंगने वाली वस्तुओं को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब आगे आता है आपका आग बुझाने वाले यंत्रों में, यानी एक तरीके से कह रहा है कि अग्निशामक यंत्रों के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो धोने सोडे का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। निर्माण और आपको उपयोग ही आएगी, और इससे ज्यादा कुछ आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ आगे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट हेडिंग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख लेते हैं ये क्या होता है, जिसे हम, इसका अणुसूत्र हम जानते हैं CaSO4 1/2H2O, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो क्या किया जाता है कि जिप्सम को लिया जाता है और इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है।
जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने लगते हैं तो ये टूट जाता है CSO4 1/2 H2O के रूप में, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और 3/2 H2O वो अलग चला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा इसे। और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, तो जब हड्डियां टूट जाती हैं, लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, यानी वहां पर प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा ना, जो लोगों की हड्डियां टूटी होती है, सफेद सफेद उनके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा देते हैं, कभी पैर पे प्लास्टर चढ़ा देते हैं, देखा होगा आपने। दवा जब लोग कराते हैं, डॉक्टर्स सबसे पहले हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं कि कुछ दिन तक वो हड्डियां उसी स्ट्रेट रूप में पड़ी रहें, जिससे वो आसानी से जुड़ सके। ठीक दोस्तों, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को लेकर लगा दिया जाता है, और जिसे हम कहते हैं कि हाँ भाई ये प्लास्टर चढ़वा के आए हैं। बात आई समझ में? तो इसका सबसे बड़ा मेन इस्तेमाल यहीं पे है। दूसरा इसका होता है मूर्तियां बनाने में, सजावट के काम बनाने में, जितने सजावट के चीजें होती हैं वो इनसे बना ली जाती हैं। तो याद रखिएगा कि प्लास्टर चढ़ाने के अलावा इन्हें मूर्तियों को सामान वामान बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यहाँ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगली चैप्टर हम और बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके से हमने इस चैप्टर को क्लियर किया। तो देखते रहिए SBSC मैथ साइंस पॉइंट मेरे साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।